हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है एक माँ की बद्दुआ। छोटे से गांव के मुखिया चरण ठाकुर के यहाँ राजभवो के नाम का एक व्यक्ति काम करता था। राजभजो चरण ठाकुर के तबले के काम करने के बाद उसके घर के बाहर के सभी काम को देख रेख करता और कभी कभार उसके खेत में भी जाकर काम करता था और काम करने के बदले जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसी पैसे से राजभजो अपना घर का खर्चा चलाया करता था। राजभजो बहुत ही अच्छे विचार का ईमानदार एवं सीधे साधे व्यक्ति था। बस अपने काम से मतलब रखता था और उसके बाद अपने घर पर रहता था और अपने मालिक चरण ठाकुर की सेवा में लगा रहता था। राजभजो के घर पर उसकी पत्नी फुलवा और एक बेटी चंपा थी। चंपा बिटिया अब सयानी हो गई है और अपनी बेटी के लिए मन ही मन वर ढूंढने की तलाश में था। अरे ओ चंपा की अम्मा, खाना बन गया हो? राजभजो अपनी पत्नी फुलवा से पूछता है। अरे नहीं चंपा के बाबू, अभी खाना नहीं बना है, तनिक देर ठहर जाओ, खाना तैयार हो जाने दो। फुलवा जल्दी जल्दी चूल्हे में लकड़ी को फूंक मारती हुई कहती है। अच्छा तो ठीक है, तू आराम से खाना बना, तब तक हम मालिक के तलवे की सवाई करके आ रहे हैं। राजभजो अपनी पत्नी फुलवा से कहता है। अरे नहीं चंपा के बाबू, अभी जाने की कोनो ज़रूरत नहीं है, तू वहाँ जाकर बस काम में ही लग जाओगे। वहाँ जाने के बाद न तो तुमको खाने की फिक्र रहती है और न ही घर पर आने की फिक्र रहती है। दाल बन गया है, हम जल्दी जल्दी रोटियां सेक दे रहे हैं, तुम दाल रोटी खा लो, फिर मालिक के यहाँ चले जाना। फुलवा प्यार से राजभजो से कहती है। अच्छा ठीक है, खा लेंगे दाल रोटी। और चंपा घर में कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या? राजभजो घर में इधर उधर देखते हुए पूछते हैं। हाँ, उसकी सहेली मुनिया ससुराल से अपने पति के साथ आ रही है तो उसी के स्वागत में गई है। अच्छा तो ये बात है? हाँ यही बात है। और तुम कहीं देखे कि नहीं अपनी बेटी खातिर कौनो अच्छा सा कमासुत लड़का? अभी नहीं, पर हमको भी पता है हमार बिटिया सयानी हो गई है, हमको भी चंपा की फिक्र है और जल्द ही उसके लिए अच्छा सा वर ढूंढ के उसका शादी कर देंगे। जब पता ही है तो काहे नहीं देखे, अब कितना और वक्त लगाएंगे ढूंढने में? फुलवा राजभवो से पूछती है। अरे फुलवा, लड़का के घर पर जाए के खातिर आपन हाथ में पैसा भी तो होए के चाहिए, हम बिना पैसा के ये सब कैसे करब? तू भी कभी समझ लिया कर, फिर आगे की बात बोलती रहना। हाँ यही बात ठीक है, लेकिन तू अपना मालिक मुखिया से पैसा मांग लो, फिर कुछ ज़्यादा काम करके मुखिया के कर्ज जमा कर देना। फुलवा राजभजो को सलाह देती हुई कहती है। हाँ फुलवा ठीक है, हमारे दिमाग में तो यह बात आया ही नहीं, हम आज ही मालिक से बात करके उनसे कुछ पैसा मांग लेंगे। राजभजो खुश होता हुआ फुलवा से कहता है। राजभजो जल्दी जल्दी दाल रोटी खाकर अपने मालिक के यहाँ आकर तवेले की सफाई करके 2 गाय की दूध बाल्टी में धोकर मुखाइन को देते हुए कहता है। मलकिन, आज मालिक घर पे नहीं दिख रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? अरे हाँ, अरे राजभजो, तेरे मालिक घर पर ही थे, लेकिन अभी ही कुछ देर पहले उनके मोबाइल पर बड़का बेटा तरुण ठाकुर के ससुर जी का फ़ोन आया और बिना बताए ही कहीं चले गए। वैसे आज तुम मालिक को काहे खोज रहे हो, कौने जरूरी बात करनी है? मुखाइन राजभजो से पूछती है। हाँ मलकिन, बहुत ही जरूरी बात करनी है हमको मालिक से, पर कोनो बात नहीं, जब मालिक आएंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे। राजभजो मायूस होकर कहता है। अरे राजभजो, काहे उदास हो रहे हो? हमको बताओ, तुम अपनी समस्या हम भी दूर कर सकते हैं। नहीं मलकिन, आप रह दे, हम मालिक से ही बात कर लेंगे। अरे राजभजो, काहे संकोच करते हो, बताओ। मुखाइन फिर से राजभजो से पूछती है। क्या हुआ अम्मा, किसकी समस्या दूर करने में लगी हो? मुखिया के बड़े बेटे तारण
ठाकुर अपनी माँ से पूछता है। अम्मा मुस्कुराती हुई, अरे बिटवा, अब राम भजो हमसे कुछ कहे तभी तो हम उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। अम्मा तुम रहने दो, हम ही राज भजो से बात कर लेते हैं। तुम घर के अंदर जाओ, तुम्हारी बड़की बहुरिया तुमको बुला रही है। हाँ राज भजो, अब बोलो, कौन सी बात के बारे में अम्मा से बात कर रहे थे? तारण ठाकुर राज भजो से कहता है, रहने दो बड़के मालिक, हम आपके पिताश्री से बतला लेंगे। राज भजो तारण ठाकुर को इनकार करते हुए कहता है, कहे राज भजो, हम मालिक नहीं क्या, जो तुम अपनी समस्या हमको नहीं बता सकते हो? तारण ठाकुर राज भजो को अपनी बात में फुसलाता हुआ पूछता है, अरे नहीं नहीं बड़े मालिक, आप भी मालिक हो। हाँ तो हमको बताओ अपनी समस्या। बड़े मालिक, हमको कुछ पैसे उधार में चाहिए थे। हाँ पैसे उधार चाहिए, लेकिन क्यों? और का करिए पैसा का? तुम्हारे घर का खर्चा पानी तो आराम से चल ही जाता है, फिर का करिए और अधिक पैसा का? तारण ठाकुर राम भजो की तरफ शक भरी निगाहों से देखता हुआ पूछता है, मालिक, हमार बिटिया चंपा सयानी हो गई बाय, तो बिटिया के लड़का देखे खातिर हाथ में कुछ तो पैसा होके चाहिए, और अगर लड़का ढंग के मिल जाए तो बिटिया की शादी भी कर देंगे। अरे वाह, तो हर बिटिया बड़ी हो गई, यानी कि जवान हो गई है? तारण ठाकुर हंसता हुआ राज भजो से पूछता है, हाँ मालिक, सयान हो गई है हमार बिटिया, और अगले लगन में हम अपनी बिटिया के शादी करे के चाहते बानी। राज भजो, ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर तुमको लड़का खोजने का कोई ज़रूरत नहीं। हम समझे नहीं मालिक, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि हमारे नज़र में तुम्हारी बिटिया के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तो हम आज शाम को तुम्हारे घर पर तुम्हारे बिटिया को देखने आएंगे। फिर उसके बाद लड़के वालों से सारी बात करके शादी के सभी खर्चा करने की मेरी जिम्मेदारी होगी। तारण ठाकुर राम भजो से कहता है। राज भजो बहुत ही खुश हो जाता है और बड़े मालिक के सामने हाथ जोड़ता हुआ कहता है, बहुत मेहरबानी बड़े मालिक, बहुत मेहरबानी। हम सब समझ गए। हम जल्दी जल्दी काम सब निपटा कर के घर जाते हैं और फुलवा से सभी बातें बताते हैं। वो सुनते ही बहुत खुश हो जाएगी। राज भजो शाम होने से पहले ही अपने घर पर पहुंचकर फुलवा से सभी बातें बता देता है। फुलवा जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करके बिटिया को तैयार होने को कहती है। बिटिया चंपा सज धज कर बिल्कुल खिलती हुई फूलों की तरह बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद बड़े मालिक तारण ठाकुर भी राज भजो के घर पर आ जाते हैं। राज भजो जल्दी से कुर्सी रखता हुआ अपने गमछे से पोंछता हुआ बैठने को कहता है। बड़े मालिक कुर्सी पर बैठते हुए बोलते हैं, राज भजो बुलाओ अपन बिटिया को। जी मालिक। फुलवा, अरे ओ फुलवा। इतने में चंपा एक थाल में चाय बिस्किट लेती हुई आती है। चंपा की भोली सूरत पर तारण ठाकुर की नज़र पड़ते ही उठ खड़े होते हैं और कहने लगते हैं, अरे राज भजो, तुम्हारी बिटिया तो बहुत ही सुंदर है। जी मालिक, बस प्रभु की कृपा तो हम बात पक्की समझे। अरे राज भजो, पक्की ना समझो कि अब शादी ही हो गई। जी मालिक, का बोले, हम समझे नहीं। कुछ ना राज भजो, बात पक्की ही समझो, पर एक दो अचरन है। कैसे अचरन मालिक, हमको बताई। फुलवा तारण ठाकुर से पूछती है। वो का है न फुलवा देवी, लड़का वाला के कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है, तो हम चाहते हैं कि चंपा को लेकर अभी उनके पास जाकर चंपा को दिखाकर सभी बातें कर लें, ताकि शादी में लगने वाली अड़चन टल जाए और शादी की बात पक्की हो जाए। तारण ठाकुर चंपा की तरफ देखते हुए बोलता है, पर मालिक अब तो शाम हो गई, चंपा बिटिया शाम को अकेले कैसे जाए? राज भजो मालिक से पूछता है। तुम शाम होने की फिक्र मत करो, चंपा को लेकर हम पहले लड़के वाले के घर जाएंगे, फिर चंपा को दिखाकर पूरी अच्छी तरह से बात करके हम उनको शादी के लिए राजी कर लेंगे। फिर चंपा को अपने घर पर लेकर आ जाएंगे।
और जब तुम सुबह काम करने मेरे घर पर आना तो चंपा को अपने साथ लेते आना, तारण ठाकुर राजभवो से कहता है। तारण ठाकुर की बात सुनते राजभजो मन में सोचने लगता है, कैसे बिटिया को जाने दूं, इसके साथ वो भी अकेले। अरे क्या सोच रहे हो राजभजो, हम पर विश्वास करो, हम तुम्हें बिटिया के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। समय बर्बाद हो रहा है, तुम हाँ कहो तो हम ले जाएं। तारण ठाकुर राजभजो को विश्वास दिलाता हुआ कहता है, ठीक है मालिक, जैसा आप कहो। राजभजो डरते हुए अपनी बिटिया को ले जाने के लिए हामी भर देता है। तारण ठाकुर चंपा को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लेकर चले जाते हैं, पर वो लड़के वाले के घर नहीं जाते हैं। तारण ठाकुर अपना दूसरा घर गेस्ट हाउस पर चंपा को ले जाते हैं। चंपा गाड़ी से उतरते ही देखती है यहाँ तो कोई नहीं है और ठाकुर से पूछती है, ठाकुर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, आप हमें कहाँ पर लेकर आए हैं? हाँ हमें भी पता है यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन तू परेशान न हो और घर के अंदर चल, लड़के वाले को फोन कर दिए हैं, वह सभी आते ही होंगे। तारण ठाकुर चंपा को अपनी बात का दिलासा देते हुए कहते हैं। चंपा तारण ठाकुर की बातों के झांसे में आ जाती है और बिना सोचे समझे घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ठाकुर भी घर के अंदर प्रवेश करते ही घर का मेन दरवाजा बंद करते हुए चंपा के पास जाकर उसको अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं, जाने मन हम तो कब से तुम्हारे लिए तड़फ रहे थे, इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज तुमको अपनी बाहों में पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा लग रहा है मेरी बाहों में मेरा जन्नत है। चंपा ठाकुर को खुद से दूर करती हुई कहती है, ठाकुर ये आप क्या कर रहे हो और आपने घर का दरवाज़ा क्यों बंद किया है? क्यों भोली बन रही हो चंपा, क्यों दरवाज़ा बंद किया? ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। अब और मुझे ना तड़पाओ और अपनी पहली जवानी का प्यार मुझ पर लुटा दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। ठाकुर चंपा को चुम्बन लेते हुए कहता है। चंपा ठाकुर को अपने पास से दूर ढकेलती हुई कहती है, दूर हो जा दुष्ट भेड़िया, जंगली जानवर, बेहासी राक्षस, सोचा भी कैसे कि तू मुझे छू भी पाएगा? मेरे पास आने की कोशिश भी मत करो, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सभी गांव वालों को यहाँ पर बुला लूंगी। तारण ठाकुर चंपा की एक भी बात नहीं सुनता है और फिर से चंपा के करीब आकर उसको अपनी बाहों में भरता हुआ कहता है, अब इतना भी न तड़पाओ चंपा रानी, जल्दी से मेरे पास आ, नहीं तो मुझे जबरदस्ती भी करना आता है। चंपा ठाकुर को लाख मना करती है पर ठाकुर नहीं मानता और उसके साथ अपनी मनमानी हवस का प्यार जबरदस्ती करने लगता है। सारी रात चंपा के साथ ठाकुर मनमानी करता रहता है और चंपा तारण ठाकुर की गंदी बेहासी लालच हवस का शिकार बन जाती है। चंपा कुछ नहीं कर पाती है, वह अपनी इज्जत को नहीं बचा पाती है। अगली सुबह होते ही ठाकुर चंपा से कहता है, चंपा अपने बदन पर के कपड़े अच्छे से ठीक कर ले, तेरे बापू को मैं भेज रहा हूँ, और एक बार अच्छी तरह से सुन ले, यहाँ से चुपचाप घर चली जाना, किसी को कुछ भी बताया तो मैं तेरे बापू को जान से मार दूंगा। इतना कहते ही ठाकुर अपने पहले घर पर चला जाता है। घर पहुँचते ही घर के दरवाजे पर राजभजो को खड़ा देख कहता है, अरे राजभजो, बड़ी सुबह सुबह जल्दी आ गया। हाँ ठाकुर, अपनी बिटिया को लेने आए, कहाँ है मेरी बिटिया? राजभजो ठाकुर से अपनी बिटिया के बारे में पूछता है। हाँ, तेरी बिटिया गेस्ट हाउस वाले घर में है, जा जा गेस्ट हाउस जा और अपनी बिटिया को लेकर घर चला जा। ठाकुर मनमुटाव किए हुए बोलता है। तारण ठाकुर का उस तरह से बोलना राजभजो को अच्छा नहीं लगता, फिर भी उसकी बातों पर राजभजो गौर नहीं करता है और तेजी में गेस्ट हाउस के पास पहुंचता है और गेस्ट हाउस के बाहर देखकर चिल्लाता हुआ कहता है, बिटिया चंपा, तुझे का हुआ? तू इस तरह नीचे जमीन पर क्यों अकेली पड़ी है और तेरे शरीर से इतना सारा खून कैसे निकला पड़ा हुआ है? राजभजो की चिल्लाने की आवाज़ सड़क पर
गांववासी सुनते ही दौड़कर राजभजों के पास आते हैं और बिटिया चंपा की हालत देखकर सभी कहने लगते हैं, लगता है बिटिया चंपा के साथ बहुत ही कुछ गलत हुआ है, तभी तो इसने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या की बात सुनते ही राजभजों को समझ में आ जाती है कि चंपा बिटिया को साथ क्या हुआ है, और वो अपनी बिटिया का ये हालत देख बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसी वक्त घर के अंदर जाकर पंखे से लटक कर खुद भी आत्महत्या कर लेता है। घंटे बाद फुलवा देवी भी घटना स्थल पर आ पहुंचती है और सभी गांव वाले उसकी बेटी और उसके पति के बारे में सभी बातें बता देते हैं। फुलवा देवी अपनी बिटिया और पति की लाश देखकर दौड़ती हुई मुखिया जी के पास जाती है और सभी बातें बताती है और इंसाफ करने को कहते हैं। मुखिया जी सभी बातें जानते हुए भी फुलवा की बातों को अनसुना करते हुए घर से निकाल बाहर कर देते हैं। फुलवा पागलों की तरह रोती चिल्लाती रहती है, पर उसकी मदद कोई नहीं करता है। फुलवा फिर से मुखिया जी के पास जाकर बार बार इंसाफ की गुहार लगाती रहती है, इंसाफ कर दो, इंसाफ कर दो, पर मुखिया जी की फुलवा की एक भी बात नहीं सुनते और कहते हैं, तुम्हारी सारी बातें झूठी है, निकल जाओ यहाँ से। उसी वक्त फुलवा अपनी हाथ की दोनों अंजुरी में मिट्टी उठाती हुई मुखिया जी को बद्दुआ देती है। अरे ओ मुखिया, हम तुमको बद्दुआ देवत है, तुम भी इसी तरह अपने ही बेटे के करने पर तुम भी खुद को बचाव का गुहार लगाओगे, पर तुम्हारी कोई ना पुकार सुनेगा। तू अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाएगा, तेरी जान कोनो नहीं बचाएगा और तू बेमौत मारा जाएगा और तू इसी मिट्टी में राख बनकर मिल जाएगा। मेरी ही तरह तेरी भी पत्नी विधवा हो जाएगी, तेरा सारा घर परिवार तहस नहस कर रह जाएगा। एक रोती बिलखती हुई माँ और पत्नी की हाय की बद्दुआ तुझे लग जाएगी। आज के बाद से तू पल पल मरेगा, तू एक पल भी सुकून से ना रह पाएगा, तेरा हर चैन सुकून छीन जाएगा। ये एक रोती हुई माँ की दर्द की हाय है। मुखिया से अपनी आदमियों के सहारे फुलवा को अपने घर के से बाहर निकलवा कर बाहर फेंक देते हैं। जैसे तैसे करके फुलवा गांव वालों की मदद व सहायता से अपने पति और बेटी की पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार कर देती है और हर रोज मुखिया के बर्बादी के लिए बद्दुआ करती रहती है। 6 महीने के बाद गांव में पुलिस की गाड़ी आती है। फुलवा सड़क किनारे बैठी रहती है। पुलिस की गाड़ी रुकती हुई और उसी गाड़ी में से एक इंस्पेक्टर निकलकर फुलवा को फोटो दिखाते हुए पूछता है, काकी इस फोटो को देखो और पहचानो तो क्या ये लड़का किसी गांव का है? अरे हाँ इंस्पेक्टर बाबू, ये लड़का इसी गांव का है, पर हुआ क्या इंस्पेक्टर बाबू? फुलवा इंस्पेक्टर साहब से पूछती है। काकी तुम इस लड़के के पास हमको ले जाएगी? इंस्पेक्टर साहब फुलवा से कहते हैं। फुलवा खुश होकर कहती है, हाँ हाँ बाबू, पर हुआ का बताया नहीं। तुम गाड़ी में बैठो और मुखिया के घर पर चलो, मैं सभी बातें बताता हूँ। फुलवा इंस्पेक्टर बाबू के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। इंस्पेक्टर फुलवा से कहता है, काकी ये लड़का डीआईजी की बेटी को भगाकर अपने साथ लाया है और हम सब डीआईजी की बेटी को ढूंढने यहाँ आए हैं और उस लड़के को भी डीआईजी की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन वो लड़का मटकोर पूजा के दिन ही स्मृति को भगाकर अपने साथ ले आया और इस तरह से डीआईजी की बेटी की शादी रुक गई और वो इतने गुस्से में है कि उस लड़की के पूरे खानदान को तबाह करके ही रहेंगे। फुलवा हंसती हुई कहती है, हाँ ये तो होना ही था। क्या कह रही हो काकी, हम तुम्हारी बात समझे नहीं। इंस्पेक्टर फुलवा की बात सुनकर चौंकता हुआ पूछता है, अरे बाबू तुम नहीं समझोगे, रहने दो। एक माँ की बद्दुआ है, पत्नी की हाय है मुखिया के परिवार पर और आज यह सत्य होने वाली है। मैं तो बहुत खुश हूँ। बस गाड़ी रोक बेटा, वो देख सामने वाला घर मुखिया का है। अब तुम सब जाओ, मैं यहीं खड़ी होकर उन सब का पकड़े जाने का नज़ारा देखूंगी। इंस्पेक्टर मुखिया के घर पर जाकर दावा बोलता है और अपनी छानबीन जारी कर देता है, पर मुखिया का छोटा बेटा रत्नेश ठाकुर घर में कहीं नहीं मिलता है
और ना ही डीआईजी की बेटी स्मृति भी मिलती है। दोनों के ना मिलने पर इंस्पेक्टर साहब मुखिया जी को पकड़कर गाड़ी में बिठाते हुए घर वालों से कहते हैं, ले जा रहा हूँ मुखिया जी को, अगर इनकी एक सलामती चाहते हो तुम सभी, तो जहाँ कहीं भी तुम्हारा बेटा रत्नेश और डीआईजी की बेटी स्मृति को छिपा कर रखे हो तो जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पे दोनों के लेकर आओ, नहीं तो अगर हम ढूंढ लिए तो ऐसा मुकदमा उस पर दर्ज करेंगे कि सारी उम्र वो रत्नेश ठाकुर जेल में सड़ता रहेगा। पुलिस इंस्पेक्टर इतना कहकर मुखिया जी के घर से चले जाते हैं। मुखिया जी के घर में हाहाकार मच जाती है और छोटे बेटे रत्नेश की खोजाई सभी रिश्तेदारियां फोन करके पूछताछ करके होने लगती है, पर रत्नेश किसी भी रिश्तेदार के यहाँ नहीं मिलता है और ना ही उसका कोई अता पता चल पाता है कि वो कहाँ है। इधर थाने में इंस्पेक्टर मुखिया जी की डंडे से खूब धुलाई पिटाई करता हुआ पूछता है, बता अपने बेटे का पता, कहाँ छिपा कर रखा है अपने बेटे को। पर मुखिया जी को इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं रहती है, तो वो बोलते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरा बेटा कहाँ है और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा बेटा डीआईजी की बेटी को भगाकर अपने साथ ले गया है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर मेरा बेटा घर पर आएगा तो मैं खुद उसे अपने हाथों से पकड़कर थाने में लेकर आऊँगा। इंस्पेक्टर तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कहता हूँ। मुखिया जी की बात इंस्पेक्टर साहब सुनकर अनसुना करते हुए और भी लाठी उन पर बरसाने लगते हैं और इस तरह मुखिया जी की लाठी से बहुत पिटाई होने की वजह से आधी रात को उनकी मौत पुलिस थाने की जेल में हो जाती है। अगली सुबह डीआईजी के आदेश पर मुखिया जी के पार्थिव शरीर को उनके गांव घर पर भिजवा दिया जाता है और मुखिया के घर एक गांव के सभी घर पर पुलिस के निगरानी रखने का आदेश रहता है। इस तरह पुलिस कई टुकड़ों में बंटकर गांव में इधर उधर पूछताछ करने लगते हैं। गांव में मुखिया जी की पार्थिव शरीर को देखकर सभी हाय हाय करते हुए बोलते हैं, आखिर में फुलवा देवी का बात सच हो ही गया, उसकी हाय ही इस परिवार को लग ही गई है, उसी ने बद्दुआ दिया था इस परिवार का नाश हो जाने के लिए और देखो हो भी गया। आज मुखिया जी नहीं रहे, क्या पता आगे क्या क्या होगा। मुखिया जी का देहांत हो गया है, इस बात का खबर फुलवा देवी को लगते ही उसके दिल को बड़ी ठंडक मिलती है और दौड़ती हुई मुखिया जी के घर पर आती है। उसके बड़े बेटे तारा ठाकुर को आवाज लगाते हुए बोलती है, घर से बाहर निकल रे तारा ठाकुर और देख अपनी बर्बादी का नज़ारा। मैंने कहा था ना, मेरी हाय तुम सबको बर्बाद कर देगी, मेरी बद्दुआ तुम सबको लग जाएगी, तुम सबको खा जाएगी। अब तुम सभी भी तड़प तड़प के मातम मनाओ, जिस तरह मैं अपनी बेटी और पति के लिए मातम मनाई थी, अब तू भी अपने बाप के लिए मातम मना। हा हा हा, आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान आज मेरी मौत भी आ जाए तो हंसते हंसते दुनिया से चली जाऊँ, अब मैं चैन से मर सकती हूँ, मुझे मेरा इंसाफ मिल गया है। फुलवा देवी के जोर जोर हंसने पर तारा ठाकुर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसी वक्त रिवॉल्वर निकालकर सारी की सारी गोलियां फुलवा देवी के ऊपर चला देता है। गोलियां लगते ही उसी वक्त फुलवा देवी का देहांत हो जाता है। पुलिस का पहरा अभी खत्म नहीं हुआ था, उसके गांव में गोलियां चलने की आवाज़ सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर मुखिया के घर आकर तारा ठाकुर को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेकर चले जाते हैं। 2 दिन के बाद मुखिया के छोटे बेटे रत्नेश ठाकुर अपने पिताश्री की मृत्यु होने की खबर सुनते ही स्मृति को अपने साथ लेकर छिप छिपाते हुए चोरी से घर पर आता है। रत्नेश की माँ दोनों को साथ में देखते ही रोती हुई कहती है, बेटा यह तूने क्या कर दिया, तेरे ऐसा करने से तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, तेरे बड़े भाई को पुलिस पकड़कर थाने में ले गए हैं फुलवा देवी के कत्ल के इल्जाम में। बेटा अब तू ही बस एक मेरा सहारा है, तू ही इस घर के इकलौते दीपक है, तू अपने आप को मत बुझने दे, तू जा कहीं जाकर छुप जा और पूरे 6 महीने तक वापस घर पर नहीं आना। लेकिन माँ मैं स्मृति से प्यार करता हूँ और स्मृति भी मुझसे प्यार करती है, इसलिए हम दोनों ने निर्णय लिया है कि हम शादी करेंगे, रत्नेश ठाकुर अपनी माँ से कहता है। मुखियाइन रोते हुए कहने लगती है, नहीं बेटा अब यह शादी नहीं हो सकती है, इसके पापा इस बात पर बहुत ही नाराज हैं और गांव में चंपा चप्पा पर पुलिस बैठा हुआ है, तुम दोनों की तलाश में पुलिस वाले
किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। बेटा तुम यहाँ से चले जा, मैं स्मृति को पुलिस वाले के हवाले सौंप दूंगी और पुलिस वाले स्मृति को इसके पापा के पास पहुँचा देंगे। बेटा मैं तुझसे कह रही हूँ, तू जल्दी यहाँ से चला जा। स्मृति रत्नेश से कहती है, हाँ रत्नेश, तुम्हारी माँ सही बोल रही है। मेरे पापा अब तुम्हें और मुझे नहीं छोड़ने वाले। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। इतने में पुलिस वाले मुखिया के घर के दरवाजे खटखटाने लगते हैं। मुखियाइन समझ जाती है पुलिस वाले आए हैं। मुखियाइन जल्दी से अपने बेटे को एक बक्से में बंद करके ताला भर देती है और स्मृति को अपने साथ लेकर दरवाजे के पास आती हुई गेट खोलकर स्मृति को पुलिस के हवाले करती हुई कहती है, मेरा बेटा कहीं भाग गया है, वो यहाँ पर नहीं है। आप चाहे तो घर में तलाशी ले सकते हैं, पर मेरा बेटा नहीं मिलेगा, वो यहाँ से जा चुका है। आपकी डीआईजी की अमानत बेटी स्मृति को आप ले जा सकते हैं। पुलिस मुखियाइन के बात पर विश्वास नहीं करते हैं और घर में इधर उधर घूमने लगते हैं, लेकिन कहीं भी रत्नेश ठाकुर नजर नहीं आता है। पुलिस को नजर न आने पर पुलिस वाले मुखियाइन से कहता है, मेरी नज़र बराबर तुम लोग के घर पर रहेगी। तुम सब अपने बेटे को ज़्यादा दिन तक छिपा कर नहीं रख सकते हो। पुलिस वाले स्मृति को अपने साथ ले जाकर डीआईजी के हवाले कर देते हैं। डीआईजी फिर से स्मृति की शादी उसी लड़के से करवा देते हैं जहां उसकी शादी पहले से तय की गई थी। इस तरह धीरे धीरे डीआईजी अपने बदला लेने का भावना छोड़ देते हैं। पूरे 2 साल बीत जाने पर रत्नेश ठाकुर अपनी माँ के पास आ जाता है और गांव में ही अपनी माँ के संग रहने लगता है। सच में दोस्तों, जो भी बुरा कर्म किए होंगे उसका दंड तो जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलता जरूर है।